नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रहेंगे ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो बिल्कुल आपको एग्जाम में 70 में से 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे के सारे प्रश्नों को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी इसमें आपके अवसर वाले प्रश्न रहने वाले हैं। उसमें पहला देखिए, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। यानी उचित समय और अंतराल पे जो फसलों में अपन जल देते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई, बुआई। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, फसलों के अंदर जब अपन पानी देते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? फसलों को जो दाने होते हैं उनको अलग करने का जो कार्य होता है उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा प्रतिजैविक है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो आपका ऑप्शन नंबर ब है, ये आपका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कृत्रिम रेशम कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कृत्रिम रेशम कौन सा है? नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, रेयॉन है। ये क्या है? कृत्रिम रेशम है। और अंतिम आपका अवसाद वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा जिंक। यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। जिंक को अपन पीटकर पतली चादर के रूप में भी बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है वो आपका रिक्त स्थान से संबंधित है, यानी खाली जगह को आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली रिक्त स्थान है फास्फोरस बहुत खाली जगह अधातु है। तो फास्फोरस बहुत ही कैसी है? अक्रिय अधातु है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अक्रिय। क्या लिखना है? अक्रिय लिखना है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, धातुएं ऊष्मा और खाली जगह की होती हैं। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत और चालक आ जाएगा इसमें, विद्युत और यहाँ पे हो जाएगा चालक। तीसरा देखिए, आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली जगह अभिक्रियाशील है। तो आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे अधिक आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। और अंतिम आपकी खाली जगह है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनाती हैं। तो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं। तो विद्यार्थियों वो कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी बनाती है? हाइड्रोजन बनाती है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपको क्या करना है? यदि सही कथन है तो उसके सामने आपको टी और यदि गलत कथन है तो कोष्टक में एफ लिखना है। सही के आगे टी और गलत के आगे एफ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो कोशिका मूलभूत संरचना इकाई है, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये सही है। कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो इसके आगे आपको टी लिख देना है। उसी प्रकार से खा देखिए, प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। क्या सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये भी सही है, उन्हें कोशिका ही कहा जाता है। अगला देखिए, क्लोरोफिल एक हरा रंजक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या सही है? बिल्कुल ये भी सही है, तो इसमें भी आपको टी लिख देना है। और अंतिम आपका सही गलत वाला है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये पादपों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कोशिका की खोज किसने की थी? विद्यार्थी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अगर आपको उत्तर आता है तो आप जरूर बता सकते हैं। तो कोशिका की खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, अगला प्रश्न है कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो पौधों की उचित वृद्धि के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है विद्यार्थियों वो है प्रकाश। तो इसमें आपको प्रकाश लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग खूब सारे हैं, उनमें से आपको जैसे लिख सकते हैं आप जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ,
कुछ शैवाल हैं वो भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं? तो कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए होते हैं क्योंकि रसायनों के द्वारा उन्हें बनाया जाता है, इसलिए वे संश्लेषित होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम ये एक अधिक सक्रिय धातु होती हैं तथा हवा में अभिक्रिया कर लेती हैं। इस कारण से इन गैस हैं, इनको क्या करते हैं, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है या फिर इन पदार्थों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? ऐसे धातु जो पीटकर उनको पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है, क्योंकि उनसे अपन किसी भी वस्तु को काट सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? समझाइए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? समझाइए। तो विद्यार्थियों, जीवाश्म ईंधन है, इनको एक बार खत्म होने के बाद में पुनः नया बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि ये जो जीवाश्म ईंधन है ये विभिन्न प्रकार की जो धरती के ऊपर जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मृत शरीर वगैरह, इनके सड़ने और गलने के कारण होती हैं और इस प्रक्रिया में इनको दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस कारण से जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इनका अपन को सही विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी एक साइड में आपको लिखना है एलपीजी और एक साइड में लिखना है लकड़ी। दोनों का अपन ईंधन के रूप में यानी चूल्हे के रूप में अपन चूल्हे के अंदर अपन उपयोग में लेते हैं, तो दोनों में तुलना आपको करनी है, कौन सी सही रहती है, एलपीजी सही रहती है या फिर लकड़ी रहती है। लकड़ी तो आपको पता है ना, धुआं करती है वगैरह, वायु प्रदूषित करती है, जबकि एलपीजी नहीं करती। इस तरह से आपको इनमें अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाना। विद्यार्थियों, ये बोर्ड की परीक्षा में भी आपके प्रश्न आएगा, आप सभी को ये रट लेना है, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का रेखा चित्र पक्का आएगा 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में। प्रश्न संख्या 13 है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए। तो सजीवों के लिए जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे ही उनका वंशाक्रम आगे चलता है और जनन बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। प्रश्न संख्या 15, इन सारे के उत्तर बड़े बड़े हैं, इसलिए विद्यार्थियों मैं समझ आता हूं, सारे प्रश्नों के उत्तर अब आगे नहीं बता पाऊंगा। अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आपको अगर फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा फुल सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 15 है कि वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार से शत्रु हैं और किस प्रकार से मित्र हैं। दोनों के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 16 है कि ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव आपको पता है विद्यार्थियों, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में आने वाला ये भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। और ख है आपका कि वनस्पति जात और प्राणी जात, इनमें क्या करना है? अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 18 है जो कि आपका अंतिम प्रश्न रहेगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके उत्तर भी मैंने देने का प्रयास किया है, भले ही उत्तर बड़ा है फिर भी देखिए। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा प्रतिजैविक। सबसे पहले प्रतिजैविक होता क्या है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोकती हैं, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं वो पैदा तो हो जाते हैं, अब उसको मारने के लिए जो औषधि यानी दवाई लेते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहा जाता है। ठीक है ना, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब ये दवा होती है जो कि उनको नष्ट करती है। और इसमें देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो प्रमुख प्रतिजैविक दवाइयाँ, ये दवाइयों के नाम है थोड़े से बड़े बड़े हैं। वे रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मार देती हैं या फिर उनको मारती हैं। इसके देखिए सावधानियां क्या रखनी पड़ती हैं। प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, यानी दवाई होती है वो डॉक्टर को पूछ के ही लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाइयों का कोर्स को पूरा करना चाहिए, यानी पूरा कोर्स लेना चाहिए, तभी जाके वो बीमारी मिटती है। और सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग वायरस द्वारा फैलते
हैं। तो इस तरह से इनका उत्तर है विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ ये पेपर पूरा पूरा आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं मेरे द्वारा ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा या फिर आपकी जो गाइड है उसमें आपको टिक कर लीजिएगा इस वीडियो को देख के, और इस वीडियो को आपके मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ये बताइए कि अगला वीडियो है वो कौन सी विषय का आपको चाहिए, जरूर आप कमेंट करके बताइए, उसी विषय का मैं पेपर लेकर आऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।